हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसको बहुत शॉर्ट टर्म्स में समझेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझेंगे। और इसका पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे। मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं हूं सुषमा चौबे। मैंने अपना बीए और एमए अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है, बीएचयू से। और भी मैं अपना बीएड कर रही हूँ और आगे मेरी जो चीजें चल रही है मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ पिछले 4 साल से सीयूटी पीजी के लिए। और अभी मैं आप लोग के लिए कुछ फ्री चीजें लेके आई हूँ सीयूटी पीजी के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप के लिए बहुत जरूरी है और उसको कंसीडर करवाना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातों को किए हुए। बहुत बातें होती हैं इधर उधर की। तो पॉलिटिकल थ्योरी को अगर समझा जाए, तो पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आपको समझना है बच्चे, तो पहले दो तीन चीजें तो एकदम गांठ बांध के रखिए। आपको पहले पॉलिटिकल थ्योरी में समझना क्या है, ठीक है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम सोचते हैं पॉलिटिकल थ्योरी कुछ भी है, कैसे है। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा भी है कि ये सवाल खोजिए कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी आपके लिए। आखिर पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है? जब हम घटनाओं का किसी नए तरीके से, व्यवस्था के थ्रू से हम स्टडी करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। अब हम जब इमर्जेंस की बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी पे सबसे पहले जो आप विचार देखेंगे, तो पॉलिटिकल थ्योरीज ट्रेस्ड बैक टू एशियन ग्रीक। राजनीतिक सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? प्राचीन यूनान से हुई है, ग्रीस से हुई है। आप जानते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो शुरुआत होती है वो शुरू ही होती है वहीं से, ठीक है? द ग्रेट फिलोसफर ऑफ ग्रीस इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसको हम कहते हैं प्लेटो को। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर हम लोग प्लेटो भाई साहब को कहते हैं। इनकी फोटो देख लीजिए, काफी सुंदर है, व्यक्तित्व के काफी अच्छे हैं, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्लेटो। अभी हमने रिसेंटली भी पढ़ा है। तो प्लेटो, ही हैज द इमेंस नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? पहले ऐसा नहीं था कि आप एक पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन कीजिए। ऐसे पहले आप जिस भी विषय में चाहे तो आप पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, ठीक है? तो प्लेटो एक बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। ही हैज डन द फिलोसफी और बहुत सारी चीजें। तो वो उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, जो राजनीतिक दर्शन जो होता है, एक किस तरीके से चीजें होती हैं उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है? अब ये ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ से दो सवाल अपने लिए होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड सेकंड नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज आपका पॉलिटिकल थ्योरी। क्या दोनों में डिफरेंस है, ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं 4 साल से जिन भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनसे मैं साफ कहती हूँ, बच्चे आप पहले अपना बेसिक्स मजबूत कीजिए, ठीक है? एनटीए कभी आपसे ये नहीं कहता कि आपको सीधे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक एक दे देता है, फिर उधर रियलिज्म स्टार्ट हो जाता है। भाई पहले जानो तो क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशन, क्या होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्या होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है? वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन सी घटनाओं पे बात होती है। पॉलिटिकल फिलोसफी में हम जिन आइडियाज वगैरह, वैल्यूज की बात करते हैं, मोरालिटी पे बात करते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है? उस पे हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं एल्फ्रेड कॉबमन वॉज फर्स्ट टू टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन 1953। पहली बार वो राजनीतिक पतन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से राजनीति का पतन हुआ। फिर हमारे पास डेविड ईस्टन, जिनको हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, चाहे वो सिस्टम एनालिसिस हो, चाहे आप इसका क्या कहते हैं एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की बात करें, तो उसमें भी डेविड ईस्टन ऑल्सो टॉक अबाउट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में बात करते हैं फर्स्ट टाइम पे। एंड इट इज अ वेरी हाईलाइटेड टॉपिक, जो कि जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी पे जो हमारी नजर जानी चाहिए वो फिर से हमारी फैलती है, ठीक है? देन हमारे पास आते हैं पीटर लास्लेट एंड रॉबर्ट ए डाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ऊपर हमारे लिए प्लेटो इंपॉर्टेंट है, आपके डेविड ईस्टन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए रॉबर्ट ए डाल एज एट दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। 1953 में एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है हमारे लिए, वो ये आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी समाप्त हो चुकी है, ठीक है? दोनों लोग कहते हैं
ठीक है, क्यों कहते हैं भैया? फिर 1971 में जॉन रॉल्स फेमस बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इज पब्लिश, आफ्टर विच द एडवोकेसी ऑफ डेथ एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज रिवाइव्ड। अब होता क्या है कि एक बड़े लंबे समय तक कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो गई है। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी में जो स्टडी होती है वो बेसिकली इतिहास की घटनाओं का होती है, कुछ भी करंट अरेना पे बात नहीं होती। ठीक है, चेंजिंग नेचर, किस तरीके से जो हमारा पॉलिटिक्स का नेचर है चेंज हो रहा है, चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसकी बात नहीं होती। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो क्या है उस पे बात नहीं होती, तो ये चीजें चलती हैं। फिर आते हैं आपके 1971 में जॉन रॉल्स की, इनका नाम याद रखिए, जॉन रॉल्स। आपके जो एनटीए का जो सिलेबस है, एनटीए जो कि आपका क्या करवाती है, सीयूईटी ईजी एंड सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन करवाती है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाई जाती है। उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, और क्यों है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन 1971 जॉन रॉल्स फेमस बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, नाम रट लीजिए, इज पब्लिश, आफ्टर विच द एडवोकेसी ऑफ डेथ एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज रिवाइव्ड। ठीक है, वो वो जो बुक लिखते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके थ्रू पहली बार पता चलता है कि नहीं, जो हम डिक्लाइन की बात कर रहे थे वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ब्रीफ समझा क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का एक चीज। तो पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल, क्या है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मींस कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट और इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति और सरकार से जुड़ा हुआ या राजनीति में रुचि रखने वाला कोई। क्या चल रहा है आपके राज्य में, क्या कर चल रहा है आपके समाज में, क्या चल रहा है, आपकी चीजें क्या चल रही है, वो सभी आपके लिए जरूरी है। अब इसके लिए सबसे बड़ा एक जो स्टेटमेंट देते हैं वो आपके एरिस्टोटल देते हैं। द टर्म पॉलिटिकल इज एसोसिएटेड विद एशियन ग्रीस, जिसमें कहा जाता है, एरिस्टोटल ने कहा, मैन इज बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, मैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वह एक राजनीतिक प्राणी है, चाहे क्योंकि वो जिस घर में पैदा होता है उस घर में राशन भी आपका स्टेट के थ्रू पर दिया जाता है, जिस विलेज में रहता है वो उसमें भी स्टेट की भागीदारी रहती है। ठीक है, वो और वो जिस स्कूल में जाता है वहां पे भी स्टेट इन्वॉल्व रहता है। आगे चल के वो अगर वो स्टेट में ही नौकरी करता है तो कहीं ना कहीं से वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, और वो पूरी तरीके से जिम्मेदारियों से या कहीं ना कहीं से घिरा हुआ है, पॉलिटिकली है। अब हम अगर देखेंगे व्हाट इज थ्योरी, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है, क्या है सिद्धांत? तो सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है। थ्योरिया विच लिटरली मीन्स फोकस्ड mental vision. Therefore, when we analyze any object subject thoroughly and with complete intelligence is called theory. जब हम किसी चीज को बहुत ही काफी गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। टू डिफाइन थ्योरी, अगस्ट काम्टे सेड, अगस्ट काम्टे आगे चल के क्या कहते हैं? थ्योरीज आर द कॉन्सेप्चुअल लेंस थ्रू विच we can sort out the plethora of facts that we confront daily. A theory simply yet precise interprets, describes, explains or predicts some aspects of the world. तो सिद्धांत एक वैचारिक लेंस आपको देता है कि उस लेंस के थ्रू आप क्या करेंगे? दुनिया की घटनाओं को देखेंगे, वो होता है थ्योरी। जैसे थ्योरी देखो, थ्योरी तो बहुत सारी बनती है ना। थ्योरी आपकी साइंटिफिक थ्योरी होती है, सोशलिस्ट थ्योरी होती है, आपकी क्या कहते हैं आप, इकोनॉमिक्स थ्योरी रहती है। तो थ्योरी जो होती है, थ्योरी एक तरीका रहता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को समझते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, या कोई भी अगर हम उसके बारे में बहुत डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो भी चीजें, जो भी कारनामे होंगे उसमें कौन रिलेटेड रहेगा बच्चे? आपका राज्य रिलेटेड रहेगा, आपकी सरकार रिलेटेड रहेगी, आपके गवर्नमेंट के जो बाकी ऑर्गन्स रहेंगे वो सभी उससे रिलेटेड रहेंगे। देन ओनली वी कैन, तो वो होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब अगर फिर से अगर हम बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अब बात की जाए तो राजनीतिक सिद्धांत है क्या? तो पॉलिटिकल थ्योरी रेफर्स टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, concepts and principles that shape and guide political system and societies. It is disciplined investigation of what
constitute the political। अब राजनीतिक सिद्धांत, जैसे मैंने कहा कि हम सिद्धांत तो बहुत सारे होते हैं, बट सिद्धांत एक तरीका है किसी चीज को देखने का, समझने का, कैसे कार्य करना है, कैसे क्या किस चीज का वर्णन करना है। अब उसी के आगे हम लोग पॉलिटिकल यानी राजनीति शब्द डाल देते हैं, तो राजनीति में जो विचार है, जो भी राजनीतिक विचार है, जो अवधारणाएं हैं या कोई भी सिद्धांत है, उसका जब हम समझ रहे हैं, कैसे जो राजनीतिक प्रणालियां चल रही हैं, आपकी मिलिट्री जो मिलिट्री स्टेट कैसे काम करता है, डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे काम करता है, एक मोनार्किक स्टेट कैसे काम करता है, ओलिगार्किक स्टेट कैसे काम करता है, वो सभी प्रणालियां, शासन की प्रणालियां, उन सब का अध्ययन, समाज कैसे कार्य करता है, उनका क्या आकार होता है, समाज को कैसा होना चाहिए, यह राजनीति क्या है, इसकी एक अनुशासित जांच होती है। राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य हैं: डिस्क्रिप्शन, क्रिटिसिज्म, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मान लीजिए आप लोग व्यवहारवादी क्रांति के बारे में सुने होंगे, ठीक है, डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई। ठीक है, जब बिहेवियरलिज्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो उसको देखा गया, समझा गया। ठीक है, फिर आगे चल के हमें मिलता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। वैसे ही अगर आप देखोगे तो पहले आता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के बाद फिर तुरंत हमारे पास आ जाता है वेलफेयर स्टेट। फिर हमारे पास आता है सोशलिस्ट स्टेट। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्स, मतलब समाज तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि चेंजेस बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। कोई भी घटना हो रही है, उसके बारे में कोई भी सिचुएशन हो, जैसे अगर कहीं पे कोई पुल गिर गया, पुल क्यों गिरा, पुल के गिरने से कितनी हानि हुई, कितनी क्या चीजें गड़बड़ हुई, वो सब कुछ नोटेड है हम लोगों के पास, वो सब कुछ हमारे पास नोटेड है। ठीक है, वो हमें सब कुछ पता है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे चीजें हुई, तो इस वजह से पुल गिर गया। अब दूसरी बार पुल ना गिरे तो इसके लिए हमें उसकी आलोचना करनी पड़ती है और कोशिश करते हैं कि हमसे फिर से पुनः निर्माण करें। यानी कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है, तो वो जो पहली बार जब पुल गिरा, तब हमें दूसरी बार देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए जिससे कि पुल ना गिरे, या हम आगे क्या बर्ताव, चेतावनियां बरतें। अब परिभाषाएं अगर डेफिनेशन देखो तो दांते जर्मिनो सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज ए क्रिटिकल स्टडी of principles of proper arrangement of human social existence। मानव का सामाजिक अस्तित्व कैसे है, कैसे वो रह रहा है, क्या कर रहा है, उसका जो एक अध्ययन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन का एक सोशल एग्जिस्टेंस जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, वो होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। फिर जॉर्ज सेबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जॉर्ज सेबाइन, इनको ध्यान रखिए, जो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी इन ए ब्रॉड सेंस रेफर्स टू ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। जो भी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो सभी कुछ है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। इन ए नैरो सेंस इट डील्स विद द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जो भी अगर अगर बहुत ब्रॉड सेंस में देखा जाए कि हर एक चीज आपका किससे जुड़ी हुई है, पॉलिटिक्स से जुड़ी है हर एक चीज। ठीक है, बट अगर हम इसे एक बहुत ही संकीर्ण अर्थ में देखें तो कोई भी प्रॉब्लम्स का जो इन्वेस्टिगेशन, हम सोचते हैं पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही है, सिर्फ राजनीति की डिबेट, नो नो, हर एक घटना का एक सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना, क्या चीज है, क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें कौन कौन सा मेटेरियलिस्टिक चीज जो क्या कहते हैं, उसमें देखिए एक पहली चीज तो आ जाएगी मेटेरियलिस्ट, जो पदार्थ हानि हुई, जो चीजों की हानि हुई। दूसरा, जिसमें मोरल की हानि हुई, अगर आपके देश में बिहार में मान लो ये जो पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, तो उससे किसकी छवि खराब हो रही है, बिहार की ही छवि खराब हो रही है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, वो उसी का इन्वेस्टिगेशन करेगा कि नेक्स्ट टाइम बिहार की छवि ना खराब हो। ठीक है, इसकी बात। देन सेवाइन टॉक्स अबाउट 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वो पहला कहते हैं फैक्चुअलिज्म, तथ्य की बात की जाए, दूसरा मूल्य की बात की जाए, और तीसरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, क्या तथ्य है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से घटनाएं हुई, अगर कोई दंगे फसाद हुए तो क्यों हुआ, उन दंगे फसाद की वजह से जो हमारा जो मूल्य है, हमारा जो बेसिक मूल्य है, शांति का मूल्य है भारत का, अगर मुजफ्फरनगर में कोई दंगे हो रहे हैं, अगर बनारस में कोई दंगे हो रहे हैं, या गुजरात में कोई दंगा हो रहा है, तो उससे भारत की छवि पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो फिर
हमें हमें ही झेलना है ना। उसको कैसे देखना है, ये सभी चीज़ें हैं। जॉर्ज सरमाइन जी की क्या कहते हैं, आप इनको देख लीजिए, काफ़ी सुंदर हैं ये। और इनकी पुस्तकों का नाम ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तकों का नाम और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, भाई नहीं याद रखेंगे आपके नंबर कटेंगे। अब मेरा क्या जाता है, मैंने तो एमए कर लिया है ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जॉर्ज सरमाइन तक हो गए हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जॉन Clement said that political theory is a systematic contemplation on the objectives for government along with the explanation of the functions of government. राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों को का भी व्यवस्थित चिंतन है। अब राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि क्या कहते हैं, सरकार के कार्यों की व्याख्या करता है। वो उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये सरकार ये काम करने वाली है, सरकार राम मंदिर पे काम करने वाली है कि एजुकेशन पे काम करने वाली है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। सरकार आपका एजुकेशन पे काम करने वाली है, एजुकेशन में किन किन चीजों पे काम करने वाली है। एजुकेशन पे वो इस बार आपका 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री करवाएगी कि 2 ईयर्स का डिग्री करवाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स आपको कितने प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तीसरा, आपका जो गवर्नमेंट आपके लिए कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है, वो सब भी, उस सब के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एनालिस्ट आप तभी बनेंगे जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को समझेंगे, आप गवर्नमेंट की नीतियों को समझेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, गवर्नमेंट को और क्या बेटरमेंट करना चाहिए कि उसकी छवि सुधरे, और वो नेक्स्ट अब क्यों जरूरत है कि गवर्नमेंट आगे बढ़े। हमें क्या पड़ी है कि सरकार को बनाए रखे, सरकार अच्छा कार्य करे, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं से एक अच्छी सरकार अगर रहेगी हमारे कंट्री में तो हमारा बेनिफिट होगा। और अगर अच्छी सरकार रह रही है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। और अगर अच्छी सरकार रहेगी तो अच्छा काम भी करेगी, तो हमें धीरे धीरे उसकी जो अच्छाइयाँ होती है, बुराइयां होती है, ठीक है, वो हमें बताते रहना चाहिए। ताकि अगर अच्छी सरकार को बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्शन में आपको चुनाव को जीतना पड़ता है। चुनाव आप तभी जीतेंगे जब आप किसके लिए काम करेंगे। ये एजुकेशन, जॉब, फैसिलिटीज आप किसको दे रहे हैं, आप जनता को दे रहे हैं, आप अपने पीपल को दे रहे हैं। तो ये जरूरी है भैया। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना सरकार की गलतियां, सरकार की गलतियों को कैसे सुधारा जाए उसकी भी बात की जाती है। फिर आते हैं हमारे पास डेविड हेल्ट आते हैं। वो कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और सामान्य अटकलों का एक समूह है जिसमें राज्य और समाज की प्रकृति, लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। यानी कैसे राज्य और समाज के बीच में जो एक चीजें बैठती है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब अगर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम देखें, क्या राजनीतिक सिद्धांत का दायरा क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का दायरा बहुत व्यापक है। हम राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करते हैं। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत कैसे है, तो राजनीतिक सिद्धांत और इतिहास के बीच संबंध बहुत ही अविभाज्य है, बदल नहीं सकते। क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में किसी भी घटनाओं का, तो भाई वो हम इतिहास पीछे की घटनाओं का ही स्टडी करते हैं, ताकि आगे आने वाली जो चीजें हैं उसको हम लोग और बेटर बना सके। कोई भी पाठ को उसके संदर्भ के बिना कभी नहीं समझा जा सकता, लेकिन सारा इतिहास राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सारा राजनीतिक सिद्धांत इतिहास नहीं हो सकता। हमें जब हम कहते हैं, हम जब मैं आप लोगों से कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि आप लोगों को पॉलिटिकल न्यूज इकट्ठा करनी है, कुछ लोग स्पोर्ट्स न्यूज भी उठा लाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं ये कहीं पे कुछ इकोनॉमी वाला। भाई आप उसका एक पॉलिटिकल एंगल पेश करो। ठीक है, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई उसका आप पॉलिटिकल एंगल आप बताओ ना। ठीक है, कि हाँ ये एंगल है, इस तरीके से हुई है, वो आप बताओ। जैसे अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक के चक्र की या जो भी प्रशंसा होती है, जो भी चीज होती है, कैसा उनका चक्र था, किस मटेरियल से बना, क्या क्या हुआ, वो हम लोग हिस्ट्री और एआईएससी में पढ़ते हैं। बट
किस तरीके से अशोका ने पूरे उस कंट्री को अखंड भारत का निर्माण किया, क्या उसने ट्रेजेडी की बात की, कौन सी कूटनीति अपनाई, कौन कौन से नियम कानून वहां पे लगाए, वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इतिहास के रूप में अगर पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री की बात करें तो जॉर्ज सेबाइन इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोरिकल अप्रोच। जॉर्ज सेबाइन का सीधा जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जोड़ के कहते हैं। उन्हें उनके आधिकारिक कार्य ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नाम लिख लीजिए इनकी बुक का नाम, के लिए जाना जाता है, जो प्लेटो के समय से लेकर आधुनिक फासीवाद, ध्यान दीजिए, और नाजीवाद तक राजनीतिक विचार के विकास का पता लगाता है। प्लेटो से लेके अभी क्या कहते हैं फासीवाद और नाजीवाद कब आया था, तो ये आया है आपका 1941 टू 45 में चरम को क्रश पे था। किसके टाइम पीरियड पे, तो हिटलर के टाइम पीरियड पे था। उनकी अन्य पुस्तकें राजनीतिक सिद्धांत क्या 1939, राजनीतिक विज्ञान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण 1930, ध्यान रखिएगा। तो वो सीधा ये कहते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी की अगर हम बात करें तो लियो स्ट्रॉस जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है, पूरी तरीके से फिलोसफिकल अप्रोच को कहते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एज ए फिलोसफी इज एन अटेम्प्ट टू रिप्लेस ओपिनियन और assumption अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड द राइट्स और द गुड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पॉलिटिकल थ्योरी अगर फिलोसफी की अगर बात करें तो फिलोसफी क्या करती है कि ये होना चाहिए। तो क्या हम कभी ये सोचते हैं कि राज्य को बुरे कार्य करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर आप जब भी हम चाहिए की बात करते हैं या दूसरा अगर आप देखो दार्शनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, चाहे वो अगर खुद के बारे में एक बार सोचो, क्या हम चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी जब एज ए फिलोसफी के रूप में देखते हैं तो उसमें हम स्टेट, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के लिए हम चाहते हैं एक अच्छा पॉलिटिकल ऑर्डर हो, राजनीतिक व्यवस्था हो। दूसरा, उनको अधिकार अच्छे प्राप्त हो जिससे कि समाज की उन्नति हो। ठीक है, तो ये चीज आती है यहाँ पे एंड इट इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छा ये है। ठीक है, अब लियो स्ट्रॉल्स की जो प्रमुख रचना है प्राकृतिक अधिकार और इतिहास, राजनीतिक दर्शन क्या है, मैकियावेली का विचार, राजनीतिक दर्शन का इतिहास, अत्याचार पर, ऑन टायरेनी, स्टडीज इन प्लेटोनिक पॉलिटिकल फिलोसफी, प्लेटोनिक राजनीतिक दर्शन में अध्ययन, ये सभी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत अपनी कार्य प्रणाली में, अपने दृष्टिकोण में, अपने विश्लेषण में एक खुद ही विज्ञान है, क्योंकि इसके निष्कर्ष अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग के बाद निकाले जाते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एक साइंस है, मेथोडोलॉजी है, जिसमें कि हम अगर इस अप्रोच का करते हैं तो हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को समझते हैं और टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करेंगे, हम सामने वाले की चीजें समझेंगे कि वो हाँ या ना में जवाब दे रहा है, वो गवर्नमेंट की सुविधाएं से खुश है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक तरीकों से हम करते हैं। अब इस विचारधारा को कौन फॉलो करते हैं, तो आपके आर्थर बेंटली, सरकार की प्रक्रिया, जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन बहुत बड़े हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में इन्होंने ये बुक लिखी है, रट लीजिएगा। रॉबर्ट डॉल की बुक देखिए, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पूछी जाती है, ये दोनों किताबें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, अब हम फिर से घूम फिर के आते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो पॉलिटिकल थ्योरी originated in ancient Greek with the reflection of Socrates and the sophist on politics in the 5th BC century before Christ. It declined in 1950. Decline इसका होता है 1950 में। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री के आगे इर्द गिर्द घूम के स्टडी करने लगे। द रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वॉज क्वेश्चन इन मिड 20th सेंचुरी, जिसमें कि फिलोसफी है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, उन सभी पे सवाल उठते हैं। Many political scholars have believed that after the death of Lasky, the development of political theories in political science stopped. Hence, these thinkers term this situation as the downfall of the political theory. लास्की जो है वो बहुत बड़े आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका काफी योगदान रहा है। लास्की के स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है।
ठीक है। देर आर की प्रोमिनेंट्स ऑफ दिस अजम्पशन, ये वो लोग हैं जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में विश्वास रखते हैं। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल, लियो स्ट्रॉस, नील रेमंड, एल्फ्रेड कॉबन, डांटे जर्मिनो, ब्राम बैरी, विजी जर्मन, एसएफ सिम्पेट एंड कार्ल पॉपर, वो कहते हैं कि हाँ आपका डिक्लाइन हुआ है। इसमें अगर देखो तो एल्फ्रेड कॉबन वाज द फर्स्ट टू टॉक अबाउट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन 1953। In his article published in Political Science Quarterly in 1953, he wrote that in contemporary society, political theory has no relevance either in capitalist system और communist system. तो वर्तमान समय में कंटेम्परेरी क्या होता है कि वर्तमान समय करंट टाइम पीरियड में राजनीतिक सिद्धांत क्या कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है ऐसा जिससे किसी को भी फायदा हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था को हो फायदा हो, चाहे साम्यवादी व्यवस्था को। अब ये देखिए, ये टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर शीत युद्ध का टाइम पीरियड है। 1945 से लेके आपका 1991 तक आपका कोल्ड वॉर चला, और उस टाइम पे दो विचारधाराएं चल रही थी, पूंजीवादी व्यवस्था जो कि यूएसए के थ्रू, और साम्यवादी व्यवस्था जो कि आपकी यूएसएसआर के थ्रू, वर्तमान में रशिया के थ्रू, अगर आप देखोगे जो रशिया है उसके थ्रू चलाई जा रही थी। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरीके से कहते हैं कि कोई उसका रिलेवेंस नहीं है, वो अपना कारण देखते हैं। एल्फ्रेड कोबन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के पीछे 3 कारणों का उल्लेख किया। राज्य की गतिविधियों के दायरे का अप्रतिबंधित विस्तार, समाज की सभी गतिविधियों पर नौकरशाही का अधिनायक नियंत्रण, बड़े पैमाने पर सैन्य संगठन का निर्माण। ठीक है, 3 फैक्टर्स क्या है कि एक तरीके से राज्य की गतिविधियों के दायरे का अप्रतिबंधित विस्तार, मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गया है उसको, यहाँ राज्य ये कार्य कर रहा है, राज्य हर जगह कार्य कर रहा है, तो उसको जांचना समझना काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरा नौकरशाही, क्योंकि टोटलिटेरियन व्यवस्था जो पूरी तरीके से चल रही है, नौकरशाही क्या करती, एक टाइम पे क्या कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, बहुत अपना दबदबा कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हैं ऐसे हैं, हम लोग को क्या मतलब समाज से। तो समाज और सरकार के बीच में एक गैप आ जाता है जो कि ब्यूरोक्रेसी को भरना रहता है, जो कि नहीं भरती, और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे नाटो और वार्सा पैक्ट जैसी जो चीजें चल रही थी उस वजह से। ठीक है, इनकी प्रमुख कार्य देखिएगा तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, रूसो एंड द मॉडर्न स्टेट, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1993, एल्फ्रेड कोबन की बुक है। अब हम जानते हैं डेविड ईस्टन भी बात करते हैं यहाँ पे। डेविड ईस्टन also talked about the decline of political theory in 1953. डेविड ईस्टन इनका टाइम पीरियड देखिए 1917 से 2014 तक, was a Canadian born American political scientist. He gave system approach, behavioral approach and post behavioral theory in comparative politics 1 2 3। अब इतना अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मैं इतना आसान से अगर आप लोग को बताया जा रहा है तो आप अब क्या उसमें कहा जाए। ठीक है, तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं और वो कहते हैं कि भैया द पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी बुक का नाम है 1953, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, 8 सिटी स्टडी ऑफ चाइल्ड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और इसमें से 2 रट लीजिए, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी वजह से जिसमें ये बात करते हैं, अपनी थ्योरीज जो देते हैं, वो कहते हैं कि डिक्लाइन हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी का, क्योंकि उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बिहेवियर कैसे कार्य करता है, ऊपर से आपका सिस्टम में और भी कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से कार्य करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं ऐतिहासिकता की। तो ईस्टर्न रोड दैट पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज इंटरेस्टेड इन प्राइमली इन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, यानी विचारों के इतिहास में रुचि रखता है। अतः ऐतिहासिकता की निरंतर बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण बताई गई। पूर्व राजनीतिक सिद्धांत के शोधकर्ताओं ने खुद को पूरी तरीके से अतीत के पारंपरिक मूल्यों की चर्चा पर समर्पित कर दिया। आप अतीत की बहुत, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो करंट की बात करता है, आज की बात करता है। आप पुरानी बातें लेके चल रहे हो तो वो तो नहीं चलेगी। उन सभी ने ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर अपने जितना भी नई थ्योरीज बनी वो हिस्टोरिकल एनालिसिस पर बनी, तो वो कहीं ना कहीं से सही नहीं थी। डेविड ईस्टन ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मूल कारण प्रमुख ऐतिहासिक विचारक डनिंग, लिंडसे, मैकमिलन है। ठीक है, राजनीतिक वैज्ञानिक न केवल मूल्यों का विश्लेषण है बल्कि वह मूल्यों का निर्माता भी है। आप पुराने मूल्यों के साथ साथ आप क्या न्यू
वैल्यूज भी तो क्रिएट करोगे जो कि करंट सोसाइटी से रिलेटेड होगी। अब आज के टाइम पीरियड पे फोन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, बहुत सारी गलत कार्य फोन के माध्यम से किए जा रहे हैं, चाहे वो साइबर अटैक्स हो या कुछ भी हो। तो भाई उस पे अगर अगर आप उसके लिए कुछ नया चीज नहीं करोगे, उससे बचाव के लिए कुछ नया चीज नहीं करेगी सरकार या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज रुकेंगी नहीं ना। लोग एप्पल को प्रिफर करते हैं, एप्पल मोबाइल को क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई उसमें प्राइवेसी आपकी बहुत कम ही रिस्क पे होती है, आपके चीजें जो होती है वो रहती है। फिर मोरल रिलेटिविटी जो रहती है, ये दूसरा कारण है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। यह राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य के बहिष्कार की बात करता है। 20वीं सदी के मध्य में राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान में बदलने के लिए अनुभवजन्य विज्ञान का दृष्टिकोण अपनाया गया। अनुभवजन्य विज्ञान का मुख्य सिद्धांत मूल्य तटस्थता थी। एम्पिरिकल साइंस इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। नैतिक सापेक्षता की अवधारणा भी मैक्स वेबर और अगस्ट काम्ते जैसे द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम नैतिकता पे ज्यादा फोकस करके चल रहे थे। कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के स्तर तक बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर अत्यधिक निर्भरता। यह सत्य है कि शोध कार्यों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब किसी सिद्धांत का उद्भव नहीं होता। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक किसी विषय पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी घटना के पीछे काम करने वाले सभी कारकों की व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। हम साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, हम सभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट क्या फैक्टर्स रहे हैं उस चीज को करने में, किस तरीके से वो सभी घटनाएं हुई, वो भी तो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको लैब से बाहर निकलना पड़ेगा, आप उस लैब के थ्रू नहीं करेंगे। देन हाइपर फैक्चुअलाइजेशन, अति तथ्यवाद, बहुत ज्यादा तथ्य पे फोकस करना। तथ्यों पर बहुत अधिक भरोसा करके सिद्धांतों का निर्माण किया गया। केवल उन्हीं समस्याओं का शोध किया गया जिन पर आसानी से शोध किया जा सकता था। राजनीतिक वैज्ञानिकों को अनुसंधान की सीमाएं तक नहीं पता था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वे तथ्य जुटाने में व्यस्त हो गए, और तथ्य जुटाना किसका काम है? हिस्टोरियंस का है। उनके पास कोई सैद्धांतिक झुकाव नहीं था, इसलिए उनके पास भरोसा करने की कोई ठोस आधार नहीं था। वे कुछ निश्चित दृष्टिकोणों से आगे नहीं देख पाते थे और उनमें उद्देश्य की कमी थी। ठीक है, आप तथ्य जुटा रहे हैं, आप चीजें जुटा रहे हैं, बट आप अपनी मेन जो आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं वही नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। राजनीतिक सिद्धांतकारों के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। सिद्धांत निर्माण के लिए आम जनता की राय आवश्यक है, लेकिन इसे स्रोत का आधार बनाना, नए सिद्धांत का निर्माण करना बहुत गलत होता है। डेविड क्रिस्टन इस स्थिति को इस प्रकार मानते हैं कि सैद्धांतिक कुपोषण और तथ्यों की अधिकता काफी ज्यादा हो चुकी थी। आप फैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे हुई, ये चीज ऐसे हुई, ठीक है, बट आप उसको सिद्धांत से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं से काफी आपके लिए क्या हो जाता है, कुपोषण का एक विषय जो है वो हो जाता है। फिर आते हैं आपके डांटो जर्मिनो ने अपनी मौलिक पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि 19वीं सदी के अधिकांश समय और 20वीं सदी की शुरुआत में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के दो प्रमुख कारण हैं। साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल स्टडी, वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन। दूसरा आइडियोलॉजिकल रिडक्शन, यानी जो वैचारिकी थी वो भी नीचे जा रही थी। तीसरा मार्क्सिज्म एंड आइडियलिज्म। ये कहीं ना कहीं से इसने क्या किया कि आपका डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को बढ़ाया। ठीक है, डांटे जर्मिनो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कॉम्टे का सकारात्मकवाद, हेजमनी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये जो है ये एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वो समझ में आता है हमारे लिए। देन पीटर लास्पेट एंड रॉबर्ट डाल asserted that political theory is dead। ठीक है, ये दोनों क्या हो, ये मर चुका है, ये अपने दोनों अपने बुक्स में लिखते हैं। देन अपने प्रमुख कार्य पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1959 में एम लिप्स्टन ने तर्क किया, हमें राजनीतिक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में मूल्यों का निर्धारण पहले ही से हो चुका है।
हमारी सोसाइटी तो ऑलरेडी वैल्यूज को मानती है, उसी पे चलती है। ठीक है। इन हिज की वर्क्स द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कार्ल पॉपर चैलेंज टू द लॉजिकल positivists and also asserted that the test of a scientific statement is not its verifiability but its falsification। ठीक है, एक तरीके से वो मिथ्याकरण है, उसका सत्यापन आप कर ही नहीं सकते। अपने प्रमुख कार्यों में ऐतिहासिकता की गरीबी 1939 में या खुले समाज और उसके दुश्मन 1945 में पॉपर ने ऐतिहासिकता की बेतुकीता पर हमला किया कि भाई कैसे आप लोग हिस्टोरिज्म का एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तथ्यों को इकट्ठा करने में। फिर नील रीमर ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत बेकार है, इट इज ए डॉग हाउस। उनकी मौलिक रचनाएं आप देख सकते हैं जो कि लिखी हुई हैं। ब्रायन बेरी ने तर्क दिया कि राजनीतिक दर्शन की नाटकीय मृत्यु हो गई है। उनकी मौलिक रचनाएं ये इधर इधर है। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप लोग, कहाँ गया मेरा माउस, इसको देखिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आए हैं। ठीक है, यह राजनीतिक विज्ञान में मानक या मूल आधारित दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को संदर्भित करता है। ठीक है, कल्याण, अधिकार एवं सामाजिक न्याय, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, लोकतंत्र और बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद और नए सामाजिक आंदोलन की हम लोग फिर अब बात करना क्या करते हैं, उसकी बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब राजनीतिक दर्शन की क्या हुई, जैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ, उसी के साथ साथ ये नए सिद्धांत उभरे, जैसे वेलफेयर, राइट्स एंड सोशल जस्टिस, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, न्यू सोशल मूवमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म, सकारात्मकता और व्यवहारवाद की आलोचना, नेगेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का निषेध, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, नेगेशन ऑफ वैल्यूज के थ्रू, न्यू इश्यूज इन पॉलिटिकल थ्योरी उसके थ्रू आपका उठ रहा है धीरे धीरे फिर से। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से, डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स, इजा बर्लिन, जॉर्ज समाइन, लियो स्ट्रास, हैना अरेंट, इरिक वेजलिन, एम माइकल ऑक्सफोर्ड, बी डी जर्नल, एच मार्क्यूस, ये सभी इसके संस्थापक हैं। पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है आपका 1969 में, जिसमें ईस्टन हिमसेल्फ इन हिज प्रेसिडेंशियल लेक्चर टू द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन अनाउंस्ड post behavioral revolution, giving a new twist to behavioral revolution in political development. We can't shed our values in the way we remove our codes. हम मूल्यों को छोड़ ही नहीं सकते, हम मूल्यों को नहीं छोड़ सकते। हमारी सोसाइटी जो भी चल रही है वो मूल्यों पे चल रही है। आज भी हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि हमें अपने बड़ों के पैर छूने हैं, अगर नहीं छुएंगे तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं, वो एक गलत चीज आ जाती है। Finally, the question was settled by John Rawls' famous book, A Theory of Justice, published in 1971. The normative method gained importance in rebuilding political theory, and political theory also is kept dead. जो political theory की अब पतन हो रहा था, वो पूरी तरीके से मानक पद्धति जो थी उससे बच गई। राजनीतिक सिद्धांत के पतन की अवधारणा पूरी तरीके से क्या हुआ, अप्रासंगिक हो गई जैसे ही जॉन रॉल्स की बुक्स तक आई। ठीक है, जॉन रॉल्स 1921 से 2002 तक उदारवादी परंपरा के एक अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक थे। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का एक सिद्धांत, निष्पक्ष रूप से न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस, देन द लॉज ऑफ पीपल, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, जस्टिस एज फेयरनेस, ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं आपके CUT PG के एग्जामिनेशन में, तो इसको देखिएगा। अब थोड़ा और आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इज़ाह बर्लिन, द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज ट्रिपेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशल रेवोल्यूशन इन द वेस्ट। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सामाजिक क्रांति की जो एक विजय हुई आपका वेस्ट में, तो उस वजह से भी काफी चीजें पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ। उदारवाद लोकतंत्र की सार्वभौमिक स्वीकृति ने से राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बहस का अंत हो गया। बर्लिन ने तर्क दिया कि यदि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत मर गया है तो शायद यह ट्राइफ लोकतंत्र द्वारा मारा गया है।
ठीक है, डेमोक्रेसी जो है उसके थ्रू मारी गई है। इज़ाई बर्लिन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मृत है, ना ही गिरावट की स्थिति में है। इस प्रकार उनका कहना है कि राजनीतिक दर्शन के बिना कोई युग नहीं हो सकता। बर्लिन ने तर्क दिया, जब तक तर्क संगत जिज्ञासा मौजूद है तब तक राजनीतिक सिद्धांत मर नहीं सकता और ना ही गायब हो सकता है। तो इसलिए इज़ाई बर्लिन को दो और थ्योरी आती है लिबर्टी की, और पॉजिटिव लिबर्टी की भी आती है। तो ये चीज देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ाई बर्लिन वॉज ए रशियन ब्रिटिश सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, फिलोसफर एंड हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज। इनकी बुक का नाम रखिए टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, पूछी जाती है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपका टेस्ट में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं जॉर्ज एच सेबाइन, ऑल्सो ओपिनियन दैट इफ पॉलिटिकल थ्योरी इज सिस्टमैटिक डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेटेड ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम देन इट इज डिफिकल्ट टू से दैट political theory was dead in 1915 and 60s. George H. Sabine also opined that if political theory is systematic, discipline, investigated, तो आखिर वो कैसे डेड हो सकती है, कैसे खत्म हो सकती है। उनकी जो सेमिनल वर्क है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हैना एरेंट आती है, एक जर्मन अमेरिकी इतिहासकार और दार्शनिक थी। हैना एरेंट ने इतिहास में छिपी गुमनाम ताकतों के विचार को खारिज कर दिया। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार में अग्रणी विद्वानों की तरह एरेंट ने भी विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत के बीच आवश्यक असंगति की ओर इशारा दिया कि किस तरीके से जो आइडियोलॉजी है एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग भाग रही है, बल्कि हमें उसे तो एक तरफ लाना है। हैना एरेंट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सभी लोग किसको सपोर्ट करें, ये सभी लोग लिबरलिज्म को, यानी उदारवादी विचारधारा जो है उसको सपोर्ट करें। ये इनकी कुछ बुक्स है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर लियो स्ट्रॉस आते हैं, अमेरिकी दार्शनिक। उनका मौलिक कार्य राजनीतिक दर्शन क्या है, वो क्या कहते हैं। प्राचीन राजनीतिक दर्शन आधुनिक राजनीतिक दर्शन से श्रेष्ठ है क्योंकि यह संपूर्ण राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं पर चर्चा करता है। लियो स्ट्रॉस ने शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक समय के संकटों का उपाय माना। लियो स्ट्रॉस ने सकारात्मक और व्यवहारवाद दोनों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोनों भाई गड़बड़ है, दोनों में गड़बड़ है। देन माइकल ऑक्सफोर्ड एक अंग्रेजी दार्शनिक है, उनकी मौलिक रचनाएं देख ली। वो क्या कहते हैं, दर्शन सत्य की सेवा करता है जो इसकी ऐतिहासिक सेटिंग से निर्धारित नहीं होता। फिलॉसफी सत्य की बात करता है, सत्यता की बात करता है, जो ये नहीं कहता कि सत्य कब बोला गया, कब क्या हुआ। सत्य है तो है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप इतिहास में जाओ तो भाई धर्म की स्थापना करने के लिए क्या कहते हैं, अगर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो भाई ये चीज है, ये तो सत्यता है। क्यों, कैसे, क्या परिस्थितियां, अपनाया तो है ना, हम तो यही जानते हैं, ठीक है। फिर आपके एरिक वेगलिंग वॉज अ जर्मन अमेरिकन फिलोसफर आते हैं। एरिक वेगलिंग रिगार्ड्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी एज ए inseparable that one is not possible without each other. Wogling asserted that under the influence of behavioralism, the old political theory has fallen. This idea is not correct. ये हो ही नहीं सकता। हम कभी भी वैल्यूज को तो छोड़ ही नहीं सकते, भले हम आज बिहेवियर की स्टडी करते हो या अदर चीजों की स्टडी करते हो, बट हम उसको नहीं छोड़ सकते। देन बर्डिन डी जॉनवेल एक फ्रांसीसी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और भविष्यवादी हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार में योगदान देते हुए उन्होंने नियो संविधानवाद की अवधारणा दी। इन एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा है। इन अपने फेमस बुक द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की उस परंपरा को एक नया रूप दिया जिसे नव प्रत्यक्षवादियों ने मृत घोषित कर दिया था, ठीक है। जो ट्रेडिशनल चीजें थी उसी को आगे बढ़ाते हैं वो। देन हर्बर्ट मार्क्यूस एक जर्मन अमेरिकी दार्शनिक, सामाजिक आलोचक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे जो फ्रैंकफर्ट स्कूल एवं क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए थे। अपने काम वन डायमेंशनल मैन में हर्बर्ट मार्क्स ने नए सिद्धांत या अवधारणाएं दी
इन सभी ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार के लिए मदद की। ठीक है, जैसे उनमें वन डायमेंशनल मैन, मार्क्सिज्म, रिवोल्यूशन, यूटोपिया की बात की, इरोज एंड सिविलाइजेशन की बात की। ही गेव वन डायमेंशनल मैन कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म। तो इसके तरीके से ये सभी चीजें करेंटली बहुत जरूरी थी। अदर कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखोगे तो सेल्डन एंड वॉल्डन, जो कि अपनी फेमस बुक में बात करते हैं, थॉमस सैमुअल कुहन, ये सभी लोग अपना जो पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो चीजें थी। किस तरीके से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हुआ, क्या कारण थे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, और ये जानना समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट जो रिवीजन होता है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपके सीयूटी पीजी के, बहुत जल्द उसका वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आपका पॉलिटिकल थ्योरी का, डब्ल्यूपीटी का एंड आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जो पीवाईक्यूज है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस है, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ है, कुछ कुछ नॉन एक्सप्लेनेशन के साथ है, वो सभी अपलोडेड हो चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरे पास ज्यादा काम रहता है तो मैं मेरे ध्यान में नहीं पड़ता, तो इस वजह से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं वो पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, देखिए, समझिए। पॉलिटिकल थिंकर्स के पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स आते हैं, उनको उनकी बुक्स हो गई या कुछ भी हो गई, अगर आप आगे लिबर्टी पढ़ना चाहते हो, जस्टिस पढ़ना चाहते हो, अगर आप सोजनिटी पढ़ना चाहते हो, डेमोक्रेसी पढ़ना चाहते हो, आपके लिए भाई जरूरी है कि आप पहले पॉलिटिकल थ्योरी को तो समझो, और बहुत जरूरी है उसको समझना। तो इसीलिए ये क्लास मैंने आप लोग के लिए करवाई है। आप लोग इस क्लास को देखिए, उसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।